Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 6 of chapter number 16 alternating current. और इसमें बेटा जी हम डिस्कस करेंगे पैरेलल रेजोनेंट सर्किट और 3 फेज एसी सप्लाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लास्ट जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। सो इसमें देखो भाई हमारे पास जो है सबसे पहले है हमने डिस्कस करना है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। देखो जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो है वो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मैथमेटिकल फॉर्म और बाकी फार्मूलाज तो सेम रहेंगे। उसमें जो आपने फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी FR इज इक्वल टू 1/2π√1/LC, वो आपका फार्मूला सेम रहेगा, वैसे ही उसकी डेरिवेशन होनी है जैसे आपने सीरीज रेजोनेंस सर्किट में की थी। पहले रेजोनेंस सर्किट में जस्ट जो है वो आपने जो है वो फिगर चेंज हो रही है और इसकी ना प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करना है एंड दैट्स ऑल। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो है बेसिकली it's a combination of inductor and capacitor is connected across an AC source basically, और resistance जो है वो कहता है आपका इंडक्टर L is the value of small r। तो इंडक्टर जो है उसकी थोड़ी बहुत जो रेजिस्टेंस होती है वो इसके साथ हम, जैसे आप बुक देखेंगे तो उसमें ना यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस मेंशन नहीं हुई, लेकिन जब आप सर्किट ड्रॉ करोगे तो आपने इसके साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल सी रेजिस्टेंस जो है उसको मेंशन ज़रूर करना है और उसको नाम जो है वो यहाँ पे दे देना है R, जो कि हम RLC पैरेलल सर्किट की बात कर रहे हैं या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बात कर रहे हैं। सो इसमें ना आपने जो रेजिस्टेंस है, ये बेसिकली जो रेजिस्टेंस है ये किसकी होती है, इंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है। स्मॉल सी रेजिस्टेंस जो है प्रैक्टिकली तो ज़ाहिर है वो उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होती ना, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है, तो प्रैक्टिकली उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। और तो यहाँ पर वो आपने लाजमी जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है इसको हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस जो है वैसे इसको जो है वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की जो एक्चुअल डायग्राम है वो इस तरह से होती है, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो है अगर आप कैपेसिटर और इंडक्टर ड्रॉ कर देते हैं और मेंशन ये कर देते हैं कि R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L जो है, जो कि हम इंडक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं अगर आपको याद हो, हम कहते थे इंडक्टर जो है इज अ कॉइल विच हैव लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस एंड निग्लिजिबल रेजिस्टेंस। सो उसकी रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करते थे आइडियली, लेकिन प्रैक्टिकली जो है उसकी रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। दैट शुड हैव सम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसको यहाँ पे हम R कह रहे हैं। दो चीज़ें जो है जी ऑलरेडी हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो जो हमारे पास प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कहता कैपेसिटर ड्रॉज लीडिंग करंट, मतलब ये है कि कैपेसिटर में जो है वो हमें पता है कि हम कहते थे प्योर कैपेसिटर सर्किट में एक करंट लीड्स वोल्टेज, ठीक है जी, एंड इसमें जो हम कहते थे कि करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करता है बाय एन एंगल π/2। तो जो वोल्टेज करंट है वो वोल्टेज को लीड करता था बाय एंगल π/2, जबकि जो हमारे पास प्योर इंडक्टर सर्किट है वेयर कॉइल यानी इंडक्टिंग कॉइल जो होती है, कॉइल में हम कहते थे कि वोल्टेज लीड करती है किसको, करंट को लीड करती है कितने एंगल से, π/2 एंगल से। इसमें वोल्टेज लीड करती है, उसमें करंट लीड करता है, ठीक है जी। सो इसमें हम कहते होते थे कि जो है वो वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट जो है वो लैग कर रहा है। तो इसमें देखिए कहते हैं जी कैपेसिटर में जो है वो लीडिंग करंट और जबकि जो कॉइल है उसमें लैगिंग करंट, जो कि वोल्टेज से करंट लैग जो है वो कर रहा होता है। सो ये दो कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा अब देखो कि इसका कॉन्सेप्ट ये, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है इसमें इसी सर्किट को हम ऑसिलेटेड सर्किट भी बोलते हैं। ऑसिलेटेड सर्किट इसलिए बोलते हैं कि देखिए ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, इसमें जो है वो लीडिंग करंट है कैपेसिटर में, इसमें जो है वो हम कह रहे हैं लैगिंग करंट है। व्हाट डज इट मीन, इस सर्किट को हम ऑसिलेटेड सर्किट भी बोल सकते हैं। ऑसिलेटेड सर्किट का मतलब ये है कि ज़रा गौर करें इस बात पर कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर हैं दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो हम इस सर्किट को ऑसिलेटेड सर्किट बोल सकते हैं। ऑसिलेटेड सर्किट इसलिए कि देखें जब करंट जो कैपेसिटर में लीडिंग करंट होता है तो कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होगा यानी कैपेसिटर जब एनर्जी स्टोर कर रहा होगा तो उस टाइम जो है वो इंडक्टर जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर रहा होगा, यानी कि डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो इसमें जो है वो चार्जिंग हो रही है तो इसमें डिस्चार्जिंग हो रही है। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में अगर देखें तो ये जो है वो
क्योंकि लैगिंग करंट में था। अब ये वाला जो है वो एनर्जी जो है स्टोर करना शुरू कर देगा, जबकि ये एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि करंट इन दोनों के इन बिटवीन ओसिलेट करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर के इन बिटवीन जो है वो करंट यानी चार्ज जो है वो ओसिलेट करता रहता है। इसलिए इस सर्किट को हम समटाइम्स ओसिलेटर सर्किट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर के इन बिटवीन जो करंट है वो ओसिलेट करता रहता है। अच्छा, अब देखिए जी हमारे पास जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहता है जी एट पैरेलल फ्रीक्वेंसी वैसे ही है सारा जो है ओमेगा आर जो है एक्स एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स सी, एंड दिस शोज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी जो है व्हेन टू पैरेलल ब्रांचेस बिकम इक्वल एंड अपोजिट, और वैल्यू ऑफ करंट जो इक्वल जो अगर अपोजिट हो जाएगी इस कंडीशन के ऊपर, तो हम कहेंगे रिजल्टेंट करंट जो है वो ड्रॉन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये तब हम कहेंगे कि जब हम कौन सी कंडीशन में होंगे, आइडियल कंडीशन में होंगे, तब हम ये बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर सोर्स में जो करंट है वो जो है ज़ीरो। लेकिन प्रैक्टिकली कहता है कि करंट जो जा रहा है इंडक्टर की स्मॉल सी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है उसमें करंट फ्लो करेगा। सो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर एक्सएल और एक्सी आपस में इक्वल हो गए, तो ब्रांच करंट जो है वो कहता है जी दोनों के पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। इक्वल और अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो इसमें जो है वो हमारे पास ये आपके पास जो है इंडक्टर है, और इधर कह रहा है जी ये कैपेसिटर है। तो क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर में करंट जो है इक्वल ऑपोजिट जो है फ्लो कर रहे हैं, तो अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ये दोनों करंट्स एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे तो ज़ाहिर है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। हम कहेंगे कि सर्किट रेजोनेट कर गया और टोटल नेट करंट जो है उसमें से कहता है क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडक्टर जो है इसकी एक अपनी रेजिस्टेंस होती है, और प्रैक्टिकली वो रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होती। इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो करंट है वो मिनिमम फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इम्पीडेंस जो है वो मैक्सिमम हो गई है। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम होती है, और करंट जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। देखिए ना करंट यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है करंट के लिए वो है आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर टोटल कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते होते थे, इम्पिडेंस। तो वी आर एम एस ओवर जी है। अच्छा, अब एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर देखें, जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता था उसमें इम्पिडेंस मिनिमम आती थी। इसमें जो इम्पिडेंस है वो मैक्सिमम आएगी, और मैक्सिमम अगर इम्पिडेंस आ रही है, अगर इम्पिडेंस मैक्सिमम होगी तो ज़ाहिर है करंट जो है वो यहाँ पर करंट जो है वो मिनिमम हो जाएगा। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है अगर ज़ाहिर है उसकी मैक्सिमम है, यानी इम्पीडेंस मैक्सिमम है, तो करंट जो है वो फिर इसमें मिनिमम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट जो है इम्पीडेंस मैक्सिमम होती है और करंट मिनिमम होता है किस फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। और जो इम्पीडेंस यहाँ पर आएगी वो किसके इक्वल होगी, जी इज इक्वल टू डेट विल बी एल ओवर सी आर। वहाँ जो इम्पीडेंस हमारे पास आएगी वो एल ओवर सी आर के इक्वल होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कि जो हमारे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट था उसमें इम्पीडेंस जो है वो किसकी इक्वल आती थी, आर की इक्वल आती थी। तो वो हम कहते थे इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है। इसमें इम्पीडेंस जो है वो मैक्सिमम आ रही है, तो ज़ाहिर है करंट यहाँ पर जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है वो हम इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें डिस्कस करनी है। बेसिकली ये डिफ़र कर रही हैं और इसमें जो है वो दो ही चीज़ें ज़ाहिर डिफ़र करें, बाकी फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो तो आपका सेम ही आएगा। जब ओमेगा एक्स एल इज इक्वल टू आप एक्स सी करेंगे, तो यहाँ से ओमेगा आर जो है वो वैल्यू पुट करके जो फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट पुट करोगे वो यही आएगी ना, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एन स्क्वायर रूट एल सी। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसकी सेम होगी, लेकिन कहते हैं इंपेडेंस ऑफ द सर्किट जो है वो मैक्सिमम होगी। अगर इंपेडेंस मैक्सिमम है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो कहता है जी इसकी इक्वल होगी एल ओवर सी आर के। तो अगर इंपेडेंस मैक्सिमम है तो करंट ज़ाहिर मिनिमम होगा। तो रेजोनेंट करंट जो है वो कहते हैं जी इज़ मिनिमम due to high value of impedance and in phase with the applied voltage। तो पावर फैक्टर यहाँ भी क्या होगा, पावर 1 होगा। ठीक है जी। क्योंकि ये जो इम्पेडेंस है ये बेसिकली रेजिस्टिव है। सो हमें पता है क्योंकि कैपेसिटेंस और इंडक्टर ने जो है वो एग्जैक्टली वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि एक में जो करंट है वो लीड कर रहा है, एक में करंट लैग कर रहे हैं, तो उनकी जो कंबाइंड वैल्यू है वो तो जीरो होगी। अब ये जो वैल्यू है इम्पेडेंस है ये जो अपीयर हो रही है ये जस्ट रेजिस्टेंस की वजह से अपीयर हो रही है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये रेजिस्टिव है, और रेजिस्टिव सर्किट में हमें पता है करंट
और वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा, लास्ट जो लेक्चर में भी हमने जिसको डिस्कस किया था, जिसको हम कह रहे थे कॉज ऑफ थीटा, तो कॉज 0 जो है वो क्या होता है जी, 1। तो इट मीन्स के पावर फैक्टर जो है वो इसका जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो पावर फैक्टर यहाँ भी 1 होगा। वो कहते हैं जी एट रेजोनेंस आई एल एंड आई सी में ईच बी लार्जर देन द सोर्स करंट। व्हाट डज इट मीन? देखो भी इसका मतलब ये बनता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर और इंडक्टर है, दोनों जो है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है जी, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो इनके पास चार्ज जो है वो स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है। तो इट मीन्स सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा भी इनके पास जो है वो करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, लेट्स से कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो सकता है कि ये वाला जो करंट है, इसमें से कैपेसिटर का करंट मेजर करें तो वो भी 20 एम्पीयर हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ, और अगर इंडक्टर है वो भी इसमें से लेट्स से कि 20 एम्पीयर करंट जो है वो वापस दे रहा हो, लेकिन हो सकता है सोर्स वोल्टेज से जो करंट आ रहा हो वो आपका 10 एम्पीयर आ रहा हो, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी जो है वो एनर्जी स्टोर की हुई है, तो वहाँ से जो है वो करंट इनको सोर्स जो है वो करंट से भी ज़्यादा इनके पास करंट हो सकता है, बिकॉज बोथ आर जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस होने की वजह से इनमें जो है वो करंट जो है वो सोर्स करंट से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, सो इस वाले टॉपिक में बेटा जी बड़ा सिंपल है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट की तरह ही आपने इसको प्रिपेयर करना है। बस इसमें सर्किट डायग्राम चेंज होगी, सर्किट डायग्राम के बाद जो है बाकी आपने फ्रीक्वेंसी और जो है वो वैसे ही इसको जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू मेगा एल करके, और बाकी जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़ाहिर चेंज हो जाएंगी, वो हम इस तरह से जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है जस्ट फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन, आपने प्रिपेयर करना है इसको, थ्री फेज एसी सप्लाई क्या होता है। थ्री फेज एसी सप्लाई जो है बेसिकली जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होते हैं उनमें थ्री फेज जनरेटर भी होते हैं। वो कहते हैं one phase AC generator, there is a coil which is pair of slip rings and alternating voltage generated across the slip rings when coil rotates in a magnetic field। थ्री फेज एसी जनरेटर में क्या होता है, एक की बजाय ना तीन कॉयल होती हैं, और तीनों जो है वो एट द एंगल ऑफ 120 जो है यहाँ पर एक दूसरे से इंक्लाइंड होती हैं। तीनों कॉयल जो है अगर 120 के एंगल पर जो है वो अगर इंक्लाइंड होंगी तो उनका जो रिजल्टेंट जो आएगा वोल्टेज जो है वो ओवरऑल जो है वो मच ग्रेटर दैन एट एज कम्पेयर टू सिंगल कॉयल। तो सिंगल कॉयल के मुकाबले में वो ज़्यादा वोल्टेज हमें देगा। ठीक है जी, तो वो 120 एंगल के ऊपर जो फेज़ रिलेशनशिप है उससे हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं। देखिए भाई हमारे पास जो है थ्री फेज़ एसी सप्लाई जो है उसमें एक की बजाय कह रहा है तीन कॉइल्स होती हैं। जो सिंगल फेज़ है, सिंगल फेज़ जो है वो कितनी वोल्टेज दे रहा होता है, सपोज करें वो 230 वोल्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली होता है। हमारे पाकिस्तान में आपको पता है आमतौर पर हम कहते हैं जी जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और वो 220 वोल्ट दे रहा होता है, लेकिन जो है वो 230 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट जो है वो हमें मिल रहे होते हैं एक सिंगल फेज़ से। मतलब ये जो ए फेज़ है, सिंगल फेज़ जिसको हम लाइव वायर भी कहते हैं, ये हमें कितनी जो है वो वोल्टेज देगा, 230 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से जो है वो हमारे पास ये जो आपके पास सेकंड है, ये वाला फेज़ बी जो फेज़ है ये भी लाइव वायर, ये भी 230 वोल्ट दे रहा होगा। सी जो फेज़ है ये भी 230 वोल्ट। तो अगर हम किसी भी फेज़ जो है यानी ए बी या सी और ग्राउंड के इन बिटवीन अगर किसी भी सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो वो हमें 230 वोल्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कोई भी सर्किट अगर मैं यहाँ ग्राउंड और इनके इन बिटवीन कनेक्ट कर देता हूँ तो हमें 230 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो यहाँ पर एक बल्ब जो है वो यहाँ पे लगाता हूँ, और ये जो बल्ब है मैं अटैच कर देता हूँ किसी भी लाइव वायर यानी कि लेट्स से कि ए, और दूसरा जो है वो मैं इसको कर देता हूँ ग्राउंड। तो ग्राउंड, और ग्राउंड का मतलब करने का मतलब यहाँ जंक्शन पॉइंट है, इधर मैं ले आता हूँ। ठीक है, जंक्शन पॉइंट, जो कि ये जो पॉइंट है इसको बोल रहे होते हैं जंक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये तीनों का कॉमन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, और इसको ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, इसको हम जंक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। तो अगर हम किसी भी फेज़ लाइव वायर यानी कि किसी भी फेज़ को मैं और इन बिटवीन किसके साथ, न्यूट्रल वायर न्यूट्रल के साथ जो है कनेक्ट करता हूँ और इन बिटवीन कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाता हूँ तो इसको कितने वोल्ट मिलेंगे, इसको 230 वोल्ट मिलेंगे, 230 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं बी और न्यूट्रल के दरमियान लगाता हूँ, ज़ाहिर है बी फेज़ और न्यूट्रल, तब भी 230 वोल्ट मिलेंगे। सी और न्यूट्रल के दरमियान लगाता हूँ तब भी
230 वोल्ट मिलेंगे। लेकिन मैं अगर ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है इस बल्ब को जो है वो यहाँ पर अटैच करता हूँ और किसी भी दो फेजेस के दरमियान उसको लगा देता हूँ, यानी फेज़ ए और दूसरा जो है वो लेट्स से कि फेज़ बी। अब जो है वो 230 वोल्ट मिलेंगे। अब जो है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो यहाँ पर आपको 400 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा हम इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। बुक में इसकी कैलकुलेशन नहीं गिवन, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट भी कर देता हूँ कि 400 वोल्ट कैसे आते हैं। कहता बट द वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी एंड सी एंड ए एंड सी, यानी ए बी, ठीक है जी, बी एंड सी या ए सी, किसी भी दो लाइव जो फेजेस के दरमियान अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो जो है वो 400 वोल्ट आ रहा है। तो मेन एडवांटेज जो है आप इट इज कहते हैं दैट टोटल लोड जो है डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स एंड इफ अ लाइन इज ओवरलोडेड देन द वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है। सपोज करें कि यहाँ पर अगर ओवरलोड होता है तो ओवरलोड हो रहा है तो क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट ग्राउंडेड है तो वो सारी वोल्टेज जो है वो ग्राउंड हो जाएगी। तो इस तरह का मतलब ये हुआ कि जो स्पेशल अप्लाइंसेज हैं, डिवाइसेज हैं जो कि 400 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होते हैं, तो उनको हम 3 फेज जो है वो से कनेक्ट करते हैं आमतौर पर। तो फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉइल जो है वो यहाँ पर क्या कह रहा है 120 है। पहले इसकी फेज डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद मैं ये कैलकुलेट कर देता हूँ कि 400 कैसे आता है। अच्छा देखिए भाई, इसमें जो है वो हमारे पास जो है ये हमें बुक में डायग्राम गिवन है। इसमें जो कि ये 3 फेजेस ही है और इसमें आपको बताया गया कि किसी भी दो जो है वो लाइव वायर जो है उनके दरमियान जो फेज़ है वो बेसिकली यहाँ पर कितना है 120 है। ठीक है जी। तो यहाँ भी फेज़ 120 होगा, यहाँ भी फेज़ 120 होगा। अगर हम देखें यहाँ पर ए और बी के दरमियान कनेक्ट करें 230 वोल्ट आ रहा है। ठीक है। यानी कि ए और सॉरी ग्राउंड के दरमियान, ये ग्राउंड है, तो बी और ग्राउंड के इन बिटवीन कनेक्ट करते हैं 230 वोल्ट आएगा। सी और ग्राउंड के क्रॉस कनेक्ट करते हैं 230 वोल्ट आएगा। ए और ग्राउंड के क्रॉस कनेक्ट करते हैं 230 वोल्ट आएगा। लेकिन कोई भी दो लाइव वायर्स हैं, जैसे ए सी है, ए और सी के दरमियान 400 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे बी और सी है, यहाँ भी 400 वोल्ट। तो किसी भी दो लाइव वायर्स के इन बिटवीन अगर आप वोल्टेज लेंगे तो वो 400 आएगी। अब इनके दरमियान जो फेज है वो बेसिकली कितना है 120। तो यहाँ पर जो हम जो है वो रिजल्टेंट लेते हैं बाय यहाँ पर कोसाइन फार्मूला, रिजल्टेंट जो है वो बनेगा V1 स्क्वेयर। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, V1 स्क्वेयर प्लस जो है वो V2 स्क्वेयर, V2 स्क्वेयर। ठीक है जी, आगे जी इसमें -2 V1 V2 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है इनका फेज डिफरेंस फाइंड करने का। वैसे तो आपको पता है ये रिजल्टेंट का फार्मूला ना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट अपना रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए यूज़ करते थे अगर कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर हो। तो अगर अदर देन एंगल 90 है तो फिर हम जो है वो ये जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं कोसाइन फार्मूला। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 है तो ये हम माइनस साइन हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, आप देखें कि इसका मतलब है यहाँ अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, मैं इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ आपको फिर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें V1 कितना है 230। ठीक है, 230 स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 230 स्क्वेयर, 230 स्क्वेयर और यहाँ -2 V1, V1 इज़ 230। ठीक है जी, और V2 जो है वो भी 230 है और कॉस जो है वो यहाँ पर वो आपके पास जो है वो कितना है 120। ठीक है जी, कॉस यहाँ पर 120 है। तो आप जो है वो यहाँ पर cos 120 जो कि -1/2 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको बाकी सॉल्व करेंगे, आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 400 वोल्ट आ जाएगा, 400 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें ना, आप सोच रहे होंगे कि देखें दो, अगर हम दो लाइव को जो है ना कनेक्ट करते हैं तो 230 प्लस 230 जो है वो 460 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली फेज़ के अकॉर्डिंग जो कि इनके बिटवीन एंगल 120 है, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 400 आएगा। इसका शॉर्टकट भी है। आप किसी भी दो लाइव वायर्स को जब आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो तो उसकी वोल्टेज को आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये है कि अगर आप दो लाइव वायर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो तो 230 मल्टीप्लाई बाय, आप उसको जस्ट जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें √3 के साथ, तो ये भी आपका आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो क्या आ जाएगा 400 वोल्ट।
तो इन 3 फेज एसी सप्लाई जब आप कोई 2 लाइव वायर्स को जो है वो कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो अगर आपने निकालनी हो, तो अगर लाइव वायर की वोल्टेज 230 है, दूसरी लाइव वायर की भी 230 है, तो आप 230 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, √3 कर दें, आपके पास वो रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ पर 400 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम इनको ना यूज़ जो करते हैं, वजह यह है कि द मेन एडवांटेज ऑफ 3 फेज एसी सप्लाई इज दैट टोटल लोड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से कोई भी लाइन जो है वो ओवरलोड नहीं होती। और हैवी लोड जैसे कि हमारे पास एयर कंडीशनर्स को अगर हमें ज़्यादातर चलाने होते हैं, मोटर्स जो हैं स्पेशलिस्ट, उनको अगर ऑपरेट करना है तो उसके लिए हम जो है वो सिंगल फेज़ की बजाय अगर हम जो है वो 3 फेज़ अप्लाई करें तो वो ज़्यादा मुनासिब रहता है। क्योंकि सिंगल फेज़ करने से क्या होगा, सिंगल फेज़ करने से वोल्टेज जो है वो लाइकली टू ड्रॉप एट फुल लोड, क्योंकि फुल लोड होता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। आपको पता है कि पावर जो है उसका फॉर्मूला जो है हमारे पास P इज इक्वल टू क्या होता है, VI, ठीक है। अच्छा, अगर वोल्टेज ड्रॉप होगी, अगर आप सिंगल फेज यूज़ कर रहे हैं और वोल्टेज ड्रॉप होगी तो करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और उससे जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। सो अगर हम उसको 3 फेज सप्लाई के साथ जो है वो ऑपरेट करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती, और दूसरा जो है वो अप्लाइंसेस जो है वो जिनको रिक्वायरमेंट होती है 400 वोल्ट वो भी पूरी हो जाती है, और विदाउट एनी डेंजर जो है वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वेरी सिंपल एंड जो है वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, और इसको भी आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रिटिश साइंटिस्ट मैक्सवेल जो है उसने हमें सेट ऑफ इक्वेशंस जो है जो है वो एक्सप्लेन की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना की, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो कहता है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डैट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरह से वो जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। इस पैटर्न की अगर बात करें तो इसको मैं अगर आसान से ड्रॉ करूँ तो ये देखें, हमारे पास जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसमें क्या था जी, दो हमारे पास वेक्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं ये दोनों एक दूसरे के हमेशा जो हैं वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। दे आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल मीन एक दूसरे के हमेशा वो परपेंडिकुलर रहते हैं। अच्छा, ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने क्या प्रोड्यूस करना है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, और चेंजिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो है वो अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस की है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने क्या प्रोड्यूस करना है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है इसने चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों में जो एंगल है यहाँ पर वो स्टिल जो है वो कितना रहेगा, 90। इसके बाद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है फर्दर क्या प्रोड्यूस करेगी, डेट डेट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या प्रोड्यूस करेगी, डेट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड अप टू स्वान। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को प्रोपेल कर रहे होते हैं। प्रोपल्शन का मतलब होता है धकेलना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को धकेलती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को धकेलती है, प्रोपल्शन से ये आगे रोटेट करते हुए वेक्टर जो है वो रोटेट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। यही वजह है कि जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम जो है, ये विदाउट एनी मीडियम जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बिहाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें देखिए आपको शो किया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और वो दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। कहते हैं ईच फील्ड जनरेट अदर एंड द होल पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपोगेशन। सच मूविंग इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम जो है फॉर देयर प्रोपोगेशन। जैसे आपके बुक में एक डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। कहता है जी ए बी रीजन में सपोज करेंगे चेंजिंग अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो डीसी वाले रीजन में जो है वो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। यानी कि अगर हम सपोज कर लें कि इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है
तो वो जो सराउंडिंग रीजन है, जो कि हमारे पास ये वाला सी वाला रीजन है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही होगी तो उसके अगले फर्दर रीजन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से इसकी जो है वो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन जो है वो ये प्रोड्यूस होती जाती है और आगे लाइट जो है वो मूव करती जाती है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कहता है विल सेट अप चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द सराउंडिंग रीजन। ये आपको उसने डायग्राम से शो करने की कोशिश की हुई है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है जी, इसमें हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो कहता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिटरमिन्ड बाय द फार्मूला C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इन फ्री स्पेस मूव विद द सेम स्पीड। सारी सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन सब की स्पीड जो है वो सेम होती है, और वो कितनी होती है जी, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और इनकी रेंज जो है वो आपको दिखाई गई है जी यहाँ पर बुक में। ये एक दफ़ा आपने इसको गौर करना है, इसमें अक्सर मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इक्वेशन मैक्सवेल ने दी थी उसके अकॉर्डिंग जो उसमें स्पीड ऑफ लाइट का थ्योरेटिकल फार्मूला जो है वो बताया था हमें, वो था C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। ये मल्टीपल चॉइस के लिए आपने याद रखना है। और इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, इसमें हम रेडियो वेव से लेकर आगे गैमा रेज तक इसको डिस्कस करते हैं। रेडियो वेव जो है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो रेडियो वेव की होती है। और इसमें जो है वो वेवलेंथ मैक्सिमम, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम होगी। वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कहता है क्या होती है, मिनिमम। जबकि ऑन दी अदर एंड जो है अगर हम गैमा की तरफ चले जाएं तो इसमें आके जो है वो वेवलेंथ जो है वो मिनिमम हो जाती है, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन जैसे मैंने ऊपर बोला, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव विद द सेम स्पीड। ठीक है जी, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम स्पीड के साथ मूव कर रही हैं। तो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इट मीन्स कि C तो इसमें कांस्टेंट रहेगा, सो यू कैन इजीली कंसीडर, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर देखें कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, वो प्रोडक्ट यहाँ कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखें कि रेडियो वेव में अगर लैम्डा मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही आएगा। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम विजिबल पोर्शन कहते हैं, और इट इज़ द ओनली रीजन जो है अप्रॉक्सीमेटली ये 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर का होता है। और यहाँ पर जो है वो यही वो पोर्शन है जिसको हम देख सकते हैं, विच इनेबल्स अस टू सी, जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है जी। सो ओवरऑल जो है ये आपने स्पेक्ट्रम जो है वो एक दफ़ा जो है रिवाइज करना है अच्छे से। इसकी वैल्यूज ये MCQs के लिए आमतौर पे आता है। इसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 19 में भी इसको एक दफ़ा डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इसमें जो है वो सारी वैल्यूज़ वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसके साथ जो है ये आपका स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा हमें सिलेबस गिवन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो है वो हमें लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।